हमारा टॉपिक रहेगा सातवाहन समाज, संस्कृति और प्रशासन। ये तीन टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर हम पहले समाज को पढ़ेंगे जिसका स्वरूप, स्त्रीकरण, स्त्री दशा, और उसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश की अर्थव्यवस्था जिसके अंदर कृषि, व्यापार, प्रशासन और कुछ बंदर का। थोड़ा सा मैप से भी समझाऊंगी मैं भारत के, जिस तरह भारत पश्चिम में जो थे ना, उत्तर पूर्वी में कौन कौन से बंदरगाह थे और उत्तर पश्चिम में कौन कौन से, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में कौन से बंदरगाह थे, उत्तर पश्चिम में कौन से बंदरगाह थे और इन पर किसका अधिकार था और यहाँ से व्यापार किस पर होता था और इसको क्या क्या कहा गया, इसके बीच में जो स्थान है उसको। तो स्टार्ट करते हैं। सातवाहन समाज, संस्कृति, प्रशासन और समाज ने देखा, मैंने पहले समाज को देख रहे हैं। तो समाज का स्वरूप था ना, वो पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, लेकिन उसके जो पुत्र होते थे ना, उसके सामने अपनी माँ का नाम लिखा होता था। जैसे नागनिका थी ना, तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और गौतमी पुत्र बलश्री थी। ये प्रशासन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महिलाओं ने। और कहीं कहीं हम देखते हैं यज्ञश्री, सातकर्णी वगैरह देखते हैं ना, तो वहाँ महिलाओं के नाम मिलते हैं। तो महिलाओं के नाम इसलिए मिलते हैं कि जब राजा होता है ना, राजा तब कम अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में अगर वो शासन कर लेता है, राजा का राज्याभिषेक हो जाता है ना, तो वहाँ उसकी माता उसका सहयोग देती है। ऐसा हमारे भारत में कई जगह हुआ है। जैसे हमारे राजस्थान का अगर इतिहास देख ले तो कर्मावती थी, कपूरी देवी थी ना, पृथ्वीराज चौहान की सरक्षिका बनी थी, उसी की माँ थी ना। जैसे झांसी की रानी 1857 की क्रांति में हम देखें, दक्षिणी भारत में चोल शासकों में भी थी और कई मुगलों में जहाँ देखे अमर, दिल्ली सल्तनत काल में रजिया सुल्तान भी बनी थी। वो तो चलो ऐसे बनी थी, असहायक शासक था, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने शासन किया था, जो अपने पुत्र की सुरक्षिका बनी और उन्होंने शासन भी किया था। इसी तरह से ये सातवाहन शासन काल से भी ऐसा प्रमाण हमें मिलता है, उस काल में भी ऐसा होता था। और वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था, किसने किया था? सातवाहनों ने। और करने का श्रेय इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी था ना, ये गौतमी भी इसकी माता थी और माता का नाम पहले लिखा हुआ है तो था। उसने आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है और अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है सातकर्णी प्रथम को, और गौतमी पुत्र सातकर्णी को सॉरी। और उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया था, जबकि वर्ण संकर को रोकने का प्रयास भी किया गया था। ये है ना वर्ण संकर, आप देख सकते हो, ये वर्ण संकरण है। वर्ण संकरण क्या होता है पता है? वर्ण संकरण अलग है। वर्ण व्यवस्था को तो उन्होंने साथ दिया था, भाई स्थापित की थी वापस वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, क्योंकि ये ब्राह्मण वंश के ही थे ना। जबकि बौद्ध और बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण भी दिया था, ये सहिष्णु भी थे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। और वर्ण संकरण एक वो होता है जैसे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध है ना, वो नहीं स्थापित होने चाहिए। क्षत्रिय की लड़की है तो वैश्य से नहीं होनी चाहिए, वैश्य की लड़की है तो क्षत्रिय से नहीं होनी चाहिए। यानी अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के ये खिलाफ थे, एक दूसरे वर्ण में ये शादी नहीं करने देंगे, यानी कि इस तरह का इन्होंने विरोध भी किया था, रोकने का प्रयास किया था। जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह कम कुल की लड़की, उच्च कुल का लड़का होता था अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में वो होता था कि उच्च कुल की लड़की होती थी और निम्न कुल का लड़का होता था, उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था को इन्होंने पुनः स्थापित किया था। और अब अभी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो अगर मैंने देखा है आपने, सातवाहन शासकों के शासकों का वैदिक पुनर्जागरण का काल भी किसको कहा था? पुष्यमित्र शुंग का। शुंग है ना, शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसने वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता उसके काल को, क्योंकि उन्होंने वेद धर्म को वापस संरक्षण देना स्टार्ट कर लिया था। उसी तरह से इन्होंने वर्ण व्यवस्था को वापस संरक्षण दिया ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। फिर है स्त्रीकरण, स्त्रीकरण मैंने बता दिया। ये अभी है स्त्री दशा। स्त्री के जन्म पर हतोत्साहित, यानी कि स्त्री का जब लड़की बेटी का जन्म होता था ना, वो नाराज नहीं होते थे, उसको कुलिक वगैरह नहीं कहा जाता। जिस तरह ऋग्वेद में कहा गया ना कि उसको स्त्री के जन्म पर सबको यानी कि गलत ही माना गया था। मैंने ऋग्वेद काल जब पढ़ा था आपको शायद कुछ बताया भी था। और शिक्षा का अधिकार था, लेकिन कुलीन वर्ग की महिला को था, इसलिए वो शासन संभालती थी ना। जहाँ जहाँ महिलाओं ने शासन संभालना है तो वो शिक्षा का थोड़ा था उनको अनुमान था, तभी तो संभाला। लेकिन निम्न कुल की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार इतना प्रमाण हमें नहीं मिलते, जबकि उच्च कुल को हो सकता है, क्योंकि वो शासन संभाल रही थी। और ऐसा तो हम आज के युग में भी देख सकते हैं कि कुछ निम्न कुल की लड़कियां वगैरह वहाँ शिक्षा से अभी भी हमारे भारत में भी वंचित है। बाल विवाह का भी अधिकार नहीं था, बाल विवाह नहीं कर सकते थे। प्रशासन में भूमिका निभाई थी उन्होंने। सभा और समिति में ये भाग, यानी कि सभाएं वगैरह होती थी तो वो भाग लेती थी, प्रशासन निभा रही थी। गौतमी पुत्र बताया मैंने, नागनिका का नाना घाटा भी लेकर उसके अंदर हमें वर्णन भी मिलता है। आर्थिक अधिकार भी था और धार्मिक अधिकार भी था। धार्मिक अधिकार था और पढ़ी लिखी का प्रमाण तो हमें ऐसे भी पता चलता है। जैसे लीलावती पुस्तक लिखी थी ना,
हॉल था ना, हॉल, उसके शासनकाल की कुछ वो महिला पत्नी थी उनकी शायद मल्यावती, और वो संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। तो उसने लीलावती ग्रंथ लिखा था जिसके अंदर सैनिक उपलब्धियों का वर्णन था लीलावती ग्रंथ में। तो याद रखना ये लीलावती ग्रंथ है ना, ये सातवाहन शासकों का है। अभी हम पढ़ेंगे धर्म। तो शक और यवनों का भी भारतीयकरण हो गया था कि शक और यवन जातियाँ थी वो भारत पर आ गई थी और ये अधिकार भी जमा चुकी थी। जबकि इनका बौद्ध धर्म था ना, सहिष्णु राजा थे, भारत के जो राजा थे वो सहिष्णु थे, इसलिए भारत में इनको रहने का अधिकार भी दे दिया और इनके धर्म को भी संरक्षण दे दिया, बौद्ध धर्म को। और सातवाहन राजा ब्राह्मण थे, सातवाहन राजा तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को विकास में योगदान भी दिया, संरक्षण भी दिया। आगे हम देखेंगे तो उन्होंने बौद्ध धर्म की विकास की कितनी गुफाएं बताई, गुहाएं बनाई और अभिलेख भी खुदवाए। और अमरावती जो देखोगे आप अभिलेख वगैरह, स्तूप वगैरह, तो उसका भी इन्होंने बहुत से निर्माण करवाए थे और स्तूपों पे वेदिकाओं का भी निर्माण करवाया था। वो मैंने अगले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। जिस तरह देखो अजंता, कारले, भांजा, ये भांजा है ना, ये नासिक में है, महाराष्ट्र में, नागराजुनी, कोंडा, अमरावती, अजंता भी महाराष्ट्र में, कारले और नागराजुनी आंध्र प्रदेश में है और ये अमरावती भी आंध्र प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के विकास में योगदान भी दिया था। किस किस ने दिया था? 2 संप्रदायों का विकास हुआ था यहाँ। कौन कौन सा संप्रदाय था? एक तो बदायनी संप्रदाय, कन्हेरी व नासिक में मिलता है, इसका संप्रदाय का वर्णन मिलता है और ये यहाँ पर चले थे। दूसरा था महासंदिक, ये कार्ले की गुफाओं में इसका वर्णन मिलता है। और तीसरा था धमेत्रिय संप्रदाय जो सोपारा में मिला है। इन 3 जगहों पे इन संप्रदायों का भी प्रचार था, महासंदिक और धमेत्रिय और बदायनी। याद रखना ये संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि ब्राह्मण धर्म से है या विष्णु धर्म से है। अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश है ना, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि, व्यापार और प्रशासन। इसके अंदर हम बंदरगाह भी देखेंगे, लेकिन कृषि देख लेते हैं तो कृषि और राजा और किसान 2 होते थे और 1/6 भाग इसको कर के रूप में देना होता था राजा को। जबकि किसान होते थे भू राजस्व, कैसे देते थे? अनाज के रूप में भी देते थे और नकद भी देते थे। पहली बार भारत में, प्राचीन भारत में भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई थी सातवाहन शासन कालों में। इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी भूमि दान दी थी और यही से ये देखेंगे हम कि सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो रही है सातवाहन शासन काल से। वेनाकटक नगर और करजंग नगर है ना, ये गांव भी दान में दिए थे। वेनाकटक सातकर्ती प्रथम ने दिए थे ना, तो और करजंग गांव है ना, ये 2 बार दान में किया था बौद्ध भिक्षुओं के। तो किस तरह गया था, कैसे गया था, ये मैंने आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बता दिया, देख लेना। और सामंती व्यवस्था की शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों को जब ये भूमि में दान में देंगे ना, तो गांव दर गांव इनको दान में मिलते रहेंगे और इसकी जो भूमि होगी उसका विस्तार हो जाएगा और ये भूस्वामी हो जाएंगे, फिर जाके जमींदार हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये सामंत हो जाएंगे। नहीं तो सामंती व्यवस्था यहीं से शुरू होती है, सामंती व्यवस्था सातवाहन शासन काल से। ये है अभी व्यापार। व्यापार में हम पढ़ेंगे मिलिंदपो है ना, उसके अंदर 75 प्रकार के व्यवसायों का वर्णन है या व्यापार का वर्णन है। जब मिलिंदपो और महावस्तु का मैंने डीपली वर्णन करवाया था प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत में, जो बौद्ध धर्म के साहित्यिक स्रोत है चाहे जैन धर्म के साहित्यिक स्रोत, उसके अंदर मैं पूरा वर्णन कराया था। नहीं देखा हो तो देख लेना, वहाँ मैंने पूरी डिटेल से दिया हुआ है। और रतन, मलमल, काली मिर्च, यवनिका किसे कहते हैं? काली मिर्च को। इसका व्यापार होता था भारत का विदेशों में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ का होता था अभी मैप से समझाऊंगी मैं आपको। देखो बड़ोच है ना, ये मार्केट टाउन, किसने कहा था इसको? बड़ोच को टॉलमी ने कहा था। सोपारा जो बंदरगाह था और कल्याणी, ये 3 बंदरगाह थे। और व्यापार होते कहाँ थे? ये व्यापारिक नगर कौन कौन से थे? तो अमरावती, वैजयंती और नासिक। अब विदेशी व्यापार कहाँ का होता था ये आप देख सकते हो, वो होता था मिस्र, यूनान, श्रीलंका, चीन, स्वर्णद्वीप और मलय द्वीप में होते थे। अभी मैप से समझाऊंगी मैं आपको आराम से, किस किस तरह होता था, कौन से बंदरगाहों पर किसका अधिकार था, पूरा डिटेल से समझाऊंगी मैं। पहले नोट्स दे दूं आपको, फिर आराम से समझा दूंगी। अब पढ़ेंगे हम प्रशासन। प्रशासन है ना, प्रशासन जिलों को आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहार। सैनिक शिविर होते थे उसको कटक और स्कंदावर कहते थे। क्या कहते थे? स्कंदावर। और चैत्यों का जो चैत्य थे ना, ये राज चिन्ह था। सातवाहन शासकों का राज चिन्ह क्या था? चैत्य था। और ये चैत्य है ना, सातवाहन शासकों की जो मुद्रा होती थी ना, मुद्रा, उस पर है ना ये राज शिखर बना हुआ था, राज चिन्ह किसका? चैत्य का, जिस पर 5 प्रतियों वाला चैत्य तथा वृक्ष और स्वास्तिक का अंकन होता था सातवाहनों की मुद्राओं पे। और जहाज के अंकन वाले सिक्के होते थे वो किसके होते थे? शीशे के होते थे। गांव का मुखिया को क्या कहते थे? गौलिक कहते थे। गांव के मुखिया को गौलिक कहते थे, लेकिन गांव के मुखिया को तो गौलिक कहते थे, लेकिन जो सैनिक टुकड़ी होती थी ना, उसका अधिकारी गौलमिक कहलाता था। क्या कहलाता? गौलमिक। और हालिक है ना, ग्राम प्रशासन के अधिकारी होते थे ये सभी हालिक। और श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? तो प्रथम श्रेणी में राजा था, द्वितीय श्रेणी में महाभोज, तृतीय श्रेणी में सेनापति थे। महारथी और महाभोज होते थे ना, ये बड़े सामंत होते थे जो सिक्कों के उत्कीर्ण का काम करते थे, यानी कि सिक्के डालने का कार्य करते थे, महारथी और महाभोज। अभी मैं मैप से समझा दूँ थोड़ा सा।
ये महारथी और महाभोज ये सामंत और सिक्कों का उत्कीर्ण करते थे, लेकिन राजा के नाम वाले जो सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे ना, वो सातकर्णी प्रथम ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सातकर्णी प्रथम ने चलाए थे। अब हम जब एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ते हैं ना, अगर रोम समाज का पतन हो रहा था या रोमन साम्राज्य का जितना भी धन था वो भारत में आ रहा था, ये किसने कहा था? ये प्लिनी ने कहा था। क्यों कहा था प्लिनी ने? जब ये पैठन है ना, पैठन ये प्रतिष्ठान जो राजधानी थी ना, वो किसकी थी? सातवाहनों की दूसरी राजधानी थी। पहली कौन सी थी? विदिशा थी, और वो सिमुक ने बनाई थी। उसके बाद ये बनाई थी सातकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान या पैठन बनाई थी। तो यहाँ रोमन साम्राज्य की मंडी कहते हैं उसको, उस प्रतिष्ठान को, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ का जो जितना भी काली मिर्च, मसाले, रत्न, आभूषण जिसका व्यापार होता था ना, तो वो सभी आके यहाँ प्रतिष्ठान में होता था। और यहाँ से ये देखो, ये कल्याण, सोपारा और भरूच, ये 3 बंदरगाह थे। भारत के 3 बंदरगाह थे। ये 2 बंदरगाह थे ना, इस पर किसका अधिकार था? शकों का। एक नहपान शासक हुआ था सत्रप, और उसका भी अधिकार था। इन दोनों पे अधिकार था। तो यहाँ तो ये अधिकार जो व्यापार कर नहीं सकते थे, तो यहाँ से सारा माल इकट्ठा होता था प्रतिष्ठान पैठन में। यहाँ से कल्याण जाता था, कल्याण से विदेशों में जाता था। जैसे कि ये लिखा हुआ ना मैंने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिस्र, यूनान, चीन, मलयद्वीप, श्रीलंका, स्वर्णद्वीप। ये जो है ना, ये देखो, ये मसालों का व्यापार होता था, यमन, स्वर्णद्वीप। ये ताम्रलिपि बंदरगाह है, मैंने लिखा नहीं, ताम्रलिपि बंदरगाह से होता था। ये चैंदी राजवंश था यहाँ, आपको पता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तोसली जो आक्रमण हुआ था ना, कलिंग, तो वो विजय इसलिए की थी कि उसको व्यापारी मार्ग के लिए, व्यापारी मार्ग में व्यवस्था उपलब्ध हो सके, उनको संरक्षण मिल सके, ठहरने के लिए, माल रखने के लिए जो भी संरक्षण प्रदान हो, इसलिए उन्होंने उस पर आक्रमण किया था। ये अमरावती है, अल्लो सीगो है ना, यहाँ भी एक बंदरगाह था जो दक्षिणी पूर्वी भारत में ये बंदरगाह थे प्राचीन भारत में सातवां शासनकाल में। और श्रीलंका से भी व्यापार होता था। ये कल्याण एक मात्र बंदरगाह इनके अंडर में था सातवाहनों के। बाकी सोपारा और भरूच है ना, उस पर अधिकार था। इसीलिए सातवाहन और शक और क्षत्रपों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहे थे इस बंदरगाहों के कारण। यहाँ से जितना माल यहाँ से होता था और यहाँ से जाता था। इन तीनों फिर क्या हुआ, ये नहपान शासक है ना, नहपान, उसने कल्याणी पर भी अधिकार कर लिया। और अब क्या हुआ कि सातवाहन शासकों का जो भी व्यापार होता था, चांदी का जो है ना, भारत से जितने माल जाते थे उसके बदले में क्या मिलता था इनको? सोना और चांदी मिलता था। अब वो चांदी आनी यहाँ से बंद हो गई, विदेशों से चांदी और सोना आना बंद हो गया, क्योंकि बंदरगाहों पे शक और क्षत्रपों का अधिकार हो गया। तो फिर सातवाहन शासकों ने सोने और टीन के सिक्के चलाए थे। इसी कारण से फिर चांदी को क्या कहा जाता है? कांसार्पण कहा जाता है ना, चांदी के सिक्कों को कांसार्पण कहा जाता है। फिर अधिकार हुआ और फिर इनके बीच में संघर्ष होता रहा आगे जाके, और नए युग आएगा। देखो, इस वंश में एक तो सोने के सिक्के नहीं थे, याद रखना, सोने के सिक्के नहीं थे, चांदी सिर्फ शीशे के सिक्के चलाए जाता था। एक है, सातवाहन शासकों में कोई मंदिर व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ ये अमरावती है ना, अभिलेख थे, कारले गुफाएं थी, अजंता गुफाएं थी, अमरावती जितने भी स्तूप वगैरह थे। और इसके अंदर चैत्यों का निर्माण करवाया था उन्होंने। कारले चैत्यों का निर्माण इसलिए कराया था कि बौद्ध भिक्षु वहाँ रह जाए, रहने की व्यवस्था थी। और सिर्फ प्रतीकों की पूजा होती थी इस काल में, है ना। जिस तरह महात्मा बुद्ध के जितने दांत वगैरह थे, या उसके शिव के त्रिशूल होता था, उनकी प्रतीकों की पूजा थी, न कि किसी पर्टिकुलर मूर्ति की पूजा होती थी। तो मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण कला सब गुप्त काल में होगा। सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी होंगे। इसलिए कह रहा हूँ, अभी आप कन्फ्यूजन ना हो ना, आप डीपली और एक क्रम में पढ़ते रहोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा ये सातवां शासनकाल का पूरा हो गया है। नेक्स्ट में शायद मैं आपको शक और कुषाण, पल्लव, चोल, चांदी वो पढ़ाऊँ, या मैं हर्षवर्धन काल से स्टार्ट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट बार में। मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान की करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, और जितने भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो शिक्षा की दृष्टि से होते हैं वो भी डालती हूँ। और प्राचीन भारतीय चल रहा है, उसके बाद 2nd ग्रेड का भी एग्जाम आएगा, वहाँ मैं लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इन सब की वीडियो धीरे धीरे आपको अपलोड करवाऊंगी। लेकिन अभी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है ना, इसलिए मैं प्राचीन भारत से जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूँ, वो भी अथॉरिटी नोट्स और डीपली, जहाँ आपको ऐसे नोट्स या ऐसे पॉइंट कहीं नहीं मिलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।